आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, मेटल नॉन मेटल में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज़ बॉन्ड। तो बॉन्ड बेसिकली इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बच्चों? इट इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which act between two or more atom which may be are of same type or different type to form a stable molecule is known as bond और केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो पता ही चला कि बॉन्ड क्या होता है बच्चों। बेसिकली ये एक तरह का फोर्स होता है जो दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच लगता है, और ये एटम बच्चों एक तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं, और क्या करते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ बॉन्ड या व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, तो क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए टाइप ऑफ फोर्स। ये एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो किसके बीच लगता है, दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच लग सकता है, और ये एटम एक तरह के भी हो सकते हैं और अलग तरह के भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये जो फोर्स लगता है, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, जैसे हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हाइड्रोजन जो है आपस में दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं और H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये दोनों एटम एक ही तरह के हैं। और अगर डिफरेंट तरह के होंगे, जैसे मान लो HCl है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट एटम, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, और स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से दो से ज़्यादा एटम भी लग सकते हैं, जैसे H2SO4 है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो दो से ज़्यादा एटम है इसमें। देखें आप, सल्फ़र यहाँ पर 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, नीचे के साथ 2 बॉन्ड, बाकी बाजू वाले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है इसने, ठीक है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये एक तरह का फोर्स होता है या जो दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच लगता है, और ये एटम क्या होंगे, एक तरह के भी हो सकते हैं और अलग तरह के भी हो सकते हैं, और मकसद क्या होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करना, ठीक है। अगर ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनका मकसद ही यही होता है कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएं, ठीक है। अब सवाल ये आता है बच्चों कि एटम आखिर बॉन्ड बनाता क्यों है, ठीक है। हमने देखा पीरियोडिक टेबल पढ़ा है बच्चों, उसमें करीब 120 एलिमेंट हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जिसको हमने गाना के तौर पे याद करवाया था, हीना, नीना और करीना, है ना, सबका एक्सरे रंगीन। तो वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बाकी ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों वो बॉन्ड बनाते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि स्टेबल होना। तो अब सवाल ये आता है क्वेश्चन के तौर पे कि वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आखिर एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। तो देखो बच्चों, इसके पीछे 2 एक्सप्लेनेशन है, 2 थ्योरी काम करती है। एक तो ओल्ड थ्योरी है और एक लेटेस्ट थ्योरी है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे
ओल्ड मॉडल के हिसाब से या ओल्ड थ्योरी के हिसाब से एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने। और ये थ्योरी आपके लिए नया होगा, लेकिन बेसिकली ये आप पहले से भी जानते हैं, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने तो ऑक्टेट रूल कहते हैं इसको, या इसको डुएट रूल कहते हैं। ये जो थ्योरी है बच्चों, ये 1913 से लेके 18 के बीच में दी गई थी, और 3 साइंटिस्ट थे, लेविस, कॉसल एंड लैंगमियोर। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। और इन्होंने जो कहा था कि भाई एटम बॉन्ड बनाता है अपने लास्ट ऑर्बिट में, है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी अपने लास्ट ऑर्बिट में इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ये बॉन्ड बनाता है। जैसे आप जानते हैं इनर्ट गैस कौन होते हैं? जिनके लास्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इनर्ट गैस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या एटम फॉर्म बॉन्ड टू एक्वायर the electronic configuration of inert gas, ठीक है बच्चों। मतलब एटम बॉन्ड बनाता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस की तरह करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे HCl है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 एरो दिखा रहे हैं, एक एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, दूसरा एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आया। आपको याद होगा आपने 10th क्लास में लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा, और वो कैसे बनाते थे कि एलिमेंट लिख के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसको सराउंड करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और वो शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, जैसे इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया उसने। तो देखो यहाँ से इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2, 4, 2, 6, और एक इलेक्ट्रॉन ये है, और इसके साथ वो शेयरिंग कर ले रहा। तो आप ध्यान से देखो, इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। देखो क्लोरीन का 2, 2, 4, 2, 6 वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो ये ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे NaCl बनता है, तो सोडियम का क्या होता है बच्चों? 2, 8, 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? 2, 8, 7 होता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दे क्लोरीन को, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये Na+ बन जाएगा, और इसके लास्ट ऑर्बिट में पहले कितना था? पहले था 2, 8, 1, अब कितना हो गया? 2, 8, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया क्लोरीन ने, तो इसका 2, 8, 8 हो गया। तो देखो यहाँ पर जो है बॉन्ड बन गया, तो यहाँ ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट पूरा कर रहा है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा कर रहा। तो पता ये चला कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, एटम जो बॉन्ड बनाता है बच्चों, वो इसलिए बनाता है क्योंकि अपने लास्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, या 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर्ट गैस में हमने 10th में पढ़ा होगा कि 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनर्ट गैस में 2, 8, 18, 32, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी इनर्ट गैस के होते हैं। तो उनको अपना इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 पूरा करने के लिए ये अपना क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बच्चों ओल्ड थ्योरी है जो हमने 9th 10th क्लास में भी पढ़ रखी है, लेकिन हम लोग इसका लेटेस्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका जवाब ये है कि एटम फॉर्म बॉन्ड टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, यानी एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को मिनिमम करने के लिए, यानी एनर्जी को घटाने के लिए। अब आप बोलेंगे सर एनर्जी को घटाने से क्या मतलब है? तो एनर्जी को घटाने से मतलब ये है बच्चों कि जब कोई भी सिस्टम या कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस करता है,
तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ये बात हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में, कि कोई भी एलिमेंट या एटम या सिस्टम वो एनर्जी को लॉस करके, एनर्जी को घटा करके स्टेबल होता है। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं आम जिंदगी में, कि जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा है तो क्या होगा, टेंशन होगा कि नहीं होगा, है ना। आप अपने आप को अनस्टेबल फील करेंगे, रात में पैसे की पहरेदारी भी करेंगे, ठीक है, रात में नींद नहीं आएगी, भाई आप करोड़पति आदमी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई रिक्शा वाला हो या कोई, है ना, ऑटो वाला हो, तो उसके पास तो पैसा नहीं होता, वो जाके क्या होता है, थक कर के आता, आराम से सो जाता है। तो इसका मतलब पैसा अगर ज़्यादा होगा तो टेंशन भी तो ज़्यादा होगी। तो इसको इस नज़रिए से समझें फ़िलहाल। हालांकि ये नज़रिया जो है हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप एटम में ये नज़रिया लगा देंगे। बेसिकली ये जो है ना, किताब में लिखने के लिए नहीं होता, ये ऐसे आम जिंदगी में समझने के लिए होता है। इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को कम करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये बात आई कहाँ से, तो बेसिकली, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसका जवाब दिया था। किसने दिया था बच्चों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आगे पढ़ना है, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये दो साइंटिस्ट थे, हिटलर और लंडन। ये दो साइंटिस्ट थे, ये 1927 में आए थे और इन्होंने कहा था कि एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को कम करने के लिए। अब ये इसको हम लोग एक एनर्जी डायग्राम से समझ सकते हैं। ये बेसिकली ये डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम और एनर्जी के बीच ग्राफ है, ठीक है। और ये जो है ग्राफ क्या दिखा रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखो जब एटम दूर है तो देखो एनर्जी क्या है बच्चों, ज़्यादा है। ध्यान से देखो ग्राफ का एंड कहाँ हो रहा। लेकिन जैसे जैसे एटम एक दूसरे के करीब आता जा रहा है, तो ध्यान से देखो, जैसे करीब आया तो एनर्जी क्या हो गई, घट गई। देखो इधर एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, तो अब देखो जैसे जैसे एटम नज़दीक आता जा रहा है तो एनर्जी भी क्या हो रही है बच्चों, पहले से घट रही है, ठीक है बच्चों, है ना। और करीब आ जाएगा तो और ज़्यादा एनर्जी घटती चली जाएगी, ठीक है बच्चों। यानी ये यहाँ ले रहे हैं, ये यहाँ ले रहे हैं, ये यहाँ ले रहे हैं, ये यहाँ ले रहे हैं। और जब एटम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाएगा, यानी एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा, तो देखो सबसे नीचे एनर्जी चला गया है। देखो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है तो एटम के बीच एनर्जी डाउन हो रही है, और एक सर्टेन लिमिट के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड, ये जो देख रहे हैं आप दो न्यूक्लियस के बीच है, ये एटम है, इसके न्यूक्लियस है, इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इससे ज़्यादा करीब, है ना, वो एटम नहीं आ सकता। अगर इस डिस्टेंस पे आ गया तो देखो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और जब एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता है मेरे बच्चों, मैक्सिमम हो जाता है। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर एनर्जी डाउन कैसे हो गए, तो मैं इसका रीज़न भी अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, ये तो मालूम होगा। और एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। जब दो एटम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसमें रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों का फोर्स काम कर रहा होता है। अब आप बोलेंगे सर रिपल्शन का फोर्स कहाँ से आया, अट्रैक्शन का फोर्स कहाँ से आया, तो देखो दोनों एटम जैसे करीब आएंगे तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन और उस एटम का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में निगेटिव चार्ज होते हैं तो रिपल्शन होगा। लेकिन इसमें साथ साथ अट्रैक्शन का भी फोर्स काम कर रहा होगा। आप बोलेंगे सर अट्रैक्शन का फोर्स कहाँ से आ रहा, तो देखो इस एटम के न्यूक्लियस का प्लस चार्ज है और इस एटम के इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे एटम नज़दीक आता जा रहा है तो रिपल्शन का भी फोर्स काम कर रहा है और अट्रैक्शन का भी फोर्स काम कर रहा है। और याद रखो बच्चों, एटम तब तक एक दूसरे के करीब आता रहेगा जब तक कि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स से ज़्यादा है। जब एक सर्टेन लिमिट तक आ जाएगा एटम एक दूसरे के, तो उस वक्त अट्रैक्शन का फोर्स, है ना, रिपल्शन के फोर्स के करीब करीब बराबर आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर इससे ज़्यादा एटम एक दूसरे के करीब आया तो देखो फिर ग्राफ कहाँ भागा, देखो मिनिमम स्टेट से जाकर फिर देखो ऊपर की तरफ भाग रहा, ऊपर की तरफ भाग रहा, यानी फिर एनर्जी ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एटम तब तक करीब आता रहता है
जब तक कि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स पे हावी होता है। और याद रखो अट्रैक्शन का फोर्स किसके बीच है, तो इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच, और इस एटम के न्यूक्लियस और उस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है। और रिपल्शन किसके बीच काम कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन काम कर रहा है। तो एटम कब तक करीब आता जाएगा बच्चों, जब तक कि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक एटम एक दूसरे के करीब आता जाएगा। और वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड बन गया है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और वो दो न्यूक्लियस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है, पूरी तरह से है ना डोमिनेट करता है रिपल्शन के फोर्स पे। और अगर इससे ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश किया तो फिर रिपल्शन का फोर्स हावी हो जाएगा, बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के पता ये चला कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है बच्चों, एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को कम करने के लिए। अब ये बात हमेशा याद रखो कि अगर आपको 11th क्लास में पूछेगा कि एटम क्यों बॉन्ड बनाता है, तो आप इसका 2 जवाब देंगे। बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को कम करने के लिए। लेकिन अब आप क्या हो गए हैं, अब आप बच्चे नहीं रह गए, तो आपको अब दिमाग वाली बात करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को क्या करने के लिए बच्चों, कम करने के लिए। और एनर्जी कम कैसे होती है बच्चों, जब अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स पे हावी होता है, यानी डोमिनेट करता है, तो उस हालत में क्या होगा बच्चों, एनर्जी डाउन होगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी सिस्टम के अंदर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो एटम बॉन्ड बनाने की वजह समझ में आ गई। अब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ऑलरेडी ऑक्टेट रूल तो ठीक ही चल रहा था, तो आखिर ऑक्टेट रूल को हम क्यों नहीं माने पूरी तरह। तो इसकी वजह बच्चों ये है कि जब हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, और तो भी वो स्टेबल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, सॉरी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको लिखने आता है। तो देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा। अब ध्यान से देखो 2 बॉन्ड बना लिया बच्चों। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के बाद दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक इधर शेयर हो गया, एक इधर शेयर हुआ। तो देखो ऑक्टेट पूरा नहीं ना हो रहा है, देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा ना। तो अब देखो यहाँ ऑक्टेट रूल फेल हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह एक और एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, BF3। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। कितना होता है बच्चों, 3 होता है। बोरोन क्या होता है, 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 ही है ना, देखो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 बॉन्ड बना लेगा ना 3 फ्लोरीन के साथ। अब ध्यान से देखो तो सही, इसका ऑक्टेट पूरा तो नहीं ना हो रहा, अभी भी कहाँ हो रहा, देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ना हुआ। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल तो यहाँ फेल हो गया। तो इसलिए पता ये चला कि ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि एटम बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल या डुएट रूल को फॉलो नहीं करते, या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते। तो पता ये चला कि हम 9th-10th क्लास में तब तक तो जब पढ़ रहे थे तब तक तो ये जवाब दे सकते थे कि एटम बॉन्ड बनाता है किस काम के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। लेकिन अब 11th में अगर आपने ये जवाब दे दिया कि एटम बॉन्ड बनाता है ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो आपके सामने ये एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा भाई यहाँ तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, बेरिलियम क्लोराइड में ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे PCl5 है। आप बोलेंगे सर PCl5 में क्या है, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 5 होता है। कितना होता है, 5। अगर मैं फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 3s2 3p3 होता है लास्ट में। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और ये 5 क्लोरीन के साथ PCl5 5 बॉन्ड बना रहा ना। अब ध्यान से देखो यहाँ ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या, यहाँ तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। अब बोलोगे सर कहाँ निकला, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखो शेयरिंग हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद 8 हो जाना चाहिए। तो इन 2 एग्जाम्पल में 8 से कम है और इसमें 8 से ज़्यादा है। तो पता ये चला कि ऑक्टेट रूल या डुएट रूल 100% वैलिड रूल नहीं है बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी भी पूछे एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो उसका चेहरा देख कर पहले मुस्कुराना, फिर बोलना भाई कितने पढ़े लिखे हो। जब वो बोलेगा 9th-10th में पढ़ रहे हैं, तो फिर वही जवाब देना जो आपने खुद 9th-10th में पढ़ा था
कि एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन जब अगर कोई स्मार्ट आदमी पूछेगा तो बोलेंगे भाई एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को कम करने के लिए। और ये जवाब आप कैसे देंगे, तो आप एग्जांपल देंगे। यहाँ देखो ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा, जैसे BCl2 हो गया, BF3 हो गया, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, तो उसमें ऑक्टेट रूल दूर दूर तक फॉलो नहीं होता है। तो एक्चुअल जवाब ये है कि एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी को कम करने के लिए। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर। अब अगला सवाल आता है, हाउ एटम फॉर्म बॉन्ड। एटम बॉन्ड बनाता कैसे है बच्चों? तो बच्चों एटम 3 तरह से बॉन्ड बनाता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाता है, या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके भी बॉन्ड बना सकता है। और तीसरा है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरह से एटम बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है 2-8, एक होता है क्लोरीन क्या होता था 2-8-7, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तभी ना ये ऑक्टेट पूरा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, दोनों का एग्जाम्पल यही है NaCl। उसी तरह से शेयरिंग का एग्जाम्पल होगा जैसे HCl है। तो पता ये चला कि एटम बॉन्ड 3 तरीके से बना सकता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स कितने तरह का होता है बच्चों? तो देखो बच्चों, बॉन्ड जो होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 तरह का होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन हकीकत में अब हम लोग 11th में जब पढ़ेंगे तो बॉन्ड 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी बॉन्ड, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है जी, प्राइमरी बॉन्ड और कौन सा होता है बच्चों? सेकेंडरी बॉन्ड होता है। प्राइमरी बॉन्ड फिर अगेन 4 तरह का होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका एक और भी नाम है, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं बच्चों। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। और चौथा जो टाइप होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड। अब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये बॉन्ड को प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं प्राइमरी बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ज़रा बात को अंदाज़ा लगाओ। प्राइमरी बॉन्ड वो बॉन्ड कहलाता है जो उस कंपाउंड को बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे? कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड, यानी दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, शेयरिंग हो रहा है। लेकिन आपको ये मालूम है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। याद करो फ़ोन कॉल, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। खींचने का मतलब लेकर नहीं भागेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होगी। तो ये जो बॉन्ड बन गया इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं बच्चों? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये प्राइमरी बॉन्ड है। प्राइमरी बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड अगर नहीं बनता तो वाटर तो बनता ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर सेकेंडरी बॉन्ड क्या हुआ? तो ध्यान से देखो, अगर एक वाटर है तो दूसरा वाटर के साथ क्या होगा? इसमें आपस में अट्रैक्शन भी तो होगा ना। अब बोलोगे सर अट्रैक्शन कैसे हुआ? तो दिमाग लगाओ ना, इस वाटर के ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस चार्ज है और इस वाटर के हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो देखो उल्टा चार्ज हो गया ना, अपोजिट अट्रैक्शन है, अपोजिट अट्रैक्शन का चार्ज होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, शायद नज़र ना आ रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखता है। यानी ये जो बॉन्ड है ये वीक फोर्स होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करता है। यही वजह है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं
तो पानी क्या होता है, इवोपरेट होने लगता है। क्यों इवोपरेट होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बीच में मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लग रहा है अपोजिट चार्ज होने की वजह से, वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब सोचो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर काम नहीं कर रहा होता तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं आता, तो वाटर जो है H2O वाटर के फॉर्म में नहीं रहता, लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता। और अगर H2O लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता, गैस के फॉर्म में होता, तो हम पानी कैसे पीते भाई, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल को बनाने वाला जो फोर्स है वो प्राइमरी बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? प्राइमरी बॉन्ड। यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये प्राइमरी बॉन्ड है, क्योंकि इसने वाटर को क्या किया है, एग्जिस्ट कराया है। और ये जो सेकेंडरी बॉन्ड है बच्चों, ये वो बॉन्ड है जो वाटर को H2O को लिक्विड फॉर्म में बदल रहा है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड H2O को क्या कर रहा है, लिक्विफाई कर रहा है। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड काम ना करे तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पता चला कि साहब जो है पानी जो है पीते पीते ही उड़ गया, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो पता ये चला कि वाटर को बनाने वाला प्राइमरी बॉन्ड है और वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करने वाला सेकेंडरी बॉन्ड है। यानी कि प्राइमरी बॉन्ड इसलिए बोला क्योंकि वाटर जब वजूद में आएगा तभी ना लिक्विड या गैस या सॉलिड बनेगा। तो पहले तो वाटर को बनाना पड़ेगा, तो वो बॉन्ड जो मटेरियल को बनाता है यानी वजूद में बख्शता है, यानी उसको उस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो प्राइमरी बॉन्ड होता है। और सेकेंडरी बॉन्ड वो बॉन्ड होता है बच्चों जो मटेरियल के फिजिकल स्टेट को गवर्न करता है बच्चों। तो याद रखो, बिना प्राइमरी बॉन्ड के सेकेंडरी बॉन्ड कभी भी वजूद में नहीं आ सकता। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये प्राइमरी बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बच्चों, वीक बॉन्ड है। तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी बॉन्ड 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटलिक बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड जो है बच्चों वो 2 तरह का होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है वीक फोर्स, ठीक है जी। और इसमें जो है होता है डाइपोल फोर्स, दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बच्चों? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स? लंदन। और इसको हम लोग डिस्पर्सिव फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? डिस्पर्सिव फोर्स बोलते हैं। इसी को हम लोग वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। क्या है बच्चों? वंडरवाल फोर्स। तो डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और तीसरा क्या होता है? लंदन फोर्स, या इसी को हम लोग डिस्पर्सिव फोर्स बोलते हैं बच्चों। और ये सारे क्या है, वीक फोर्स में आते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है फिर ये 2 तरह का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। क्या होता है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर। अभी क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हम बाद में देखेंगे। और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। यानी हम आपको पूरे बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का, इंटर और इंट्रा। और वीक फोर्स 3 तरह का, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और तीसरा होता है लंदन फोर्स होता है। ये सारे क्या होते हैं? वीक फोर्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक ही फोर्स में आता है, लेकिन इन वीक फोर्स से ये थोड़ा स्ट्रांग होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके अलावा सेकेंडरी बॉन्ड में और भी बॉन्ड आता है, टिपिकल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? टिपिकल बॉन्ड, या मिसेलेनियस बॉन्ड भी इसको कहते हैं बच्चों। और ये 2 तरह का होता है। एक होता है बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? बनाना, ठीक है, हंसना मत, बॉन्ड का नाम है ये बनाना बॉन्ड। या इसी को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। और दूसरा होता है वो होता है सिनर्जिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है। और ये फिर 2 तरह का होता है, पी पाई और पी पाई डी पाई। ये याद रखना है अभी फ़िलहाल, अभी दिमाग नहीं लगाना। अभी मैंने कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं करी है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आराम से समझो। तो मैंने पूरे बॉन्ड्स को, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसको है ना 2 फॉर्म में बांटा बच्चों। एक प्राइमरी बॉन्ड्स होता है बच्चों और एक सेकेंडरी बॉन्ड होता है। पहला क्या होता है बच्चों? प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। और प्राइमरी बॉन्ड जो वो बॉन्ड होते हैं जो मटेरियल को क्या करते हैं,
एग्जिस्ट करवाते हैं, यानी वजूद बख्शते हैं, मटेरियल को बनाते हैं। और सेकेंडरी बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? जो उस मटेरियल के फिज़िकल स्टेट को गवर्न करते हैं, यानी कि वो लिक्विड होंगे कि सॉलिड होंगे कि गैस होंगे, वो हमें कौन बताएगा बच्चों? इसका जो है सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो हमें बताएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल में मैंने दे दिया, वाटर में प्राइमरी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है और सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वाटर बनेगा तभी है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, विदाउट वाटर बने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। और वाटर तभी बनेगा जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा कि प्राइमरी बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड में प्राइमरी बॉन्ड कितने तरह का हो गया? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। ठीक है जी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड भी तो दो तरह का होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। और आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो वो तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तो आपको पहले भी मालूम होगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है एक बॉन्ड के बीच तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा 2 एलिमेंट के बीच तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासीफाई कर रहे हैं, पोलर और नॉन पोलर में क्लासीफाई कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होगा हम बारी बारी से देख लेंगे इसको। ठीक है। और तीसरा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसी का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? डेटिव, DATIVE, डेटिव बॉन्ड। और जो चौथा टाइप का बॉन्ड है वो क्या है बच्चों? मेटेलिक बॉन्ड। फिर मैंने कहा सेकेंडरी बॉन्ड, फिर 2 तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड फिर 2 तरह का, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो तीसरा जो दूसरा टाइप है वीक फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और तीसरा जो है लंदन फोर्स कहते हैं, लंदन, LONDON, लंदन फोर्स है ना, इंग्लैंड वाला जो लंदन है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। लंदन फोर्स या इसी का नाम डिस्पर्सिव फोर्स है, या इसी का हम लोग वंडरवाल फोर्स के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा कि मिसेलेनियस फोर्स में, टिपिकल फोर्स में 2 तरह का फोर्स होता है, एक बनाना बॉन्ड होता है बच्चों और दूसरा क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड भी कहते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, बनाना बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है सिनर्जिक बॉन्ड, इसका 2 फॉर्म होता है, एक पी पाई होता है, दूसरा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग कहलाता है ये। ठीक है, इसको बैक बॉन्डिंग के नाम से भी बुलाते हैं बच्चों। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़े, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था केमिकल बॉन्ड्स का। ठीक है बच्चों, बाकी आपको उम्मीद है कि पीरियोडिक टेबल याद हो गया होगा, तो इसको आप लोग बार बार पढ़िए और NCERT के सारे सवाल को एक एक करके लाइन बाय लाइन बनाइए बच्चों, क्योंकि आपको याद रखना है कि 11th में हमको NCERT को फोकस करना है। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, 11th को 10 बुक नहीं पढ़नी है, NCERT बुक एक ले लीजिए, बस उसी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। और एक रेफरेंस बुक है, वो है ABC केमिस्ट्री। सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ, रेफरेंस बुक ABC केमिस्ट्री है, वो सफिशिएंट होता है, उसी को पढ़िए, ABC केमिस्ट्री और NCERT। और बाकी मेरा जो लेक्चर है इसका नोट्स बनाइए और उसी को फॉलो कीजिए। जो डाउट है वो मुझसे फ़ोन से पूछिए, व्हाट्सएप से पूछिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो इसको शुरू कर दीजिएगा बच्चों पढ़ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द आयनिक बॉन्ड। हम लोग शुरुआत करेंगे प्राइमरी बॉन्ड से, और सबसे पहला बॉन्ड जो पढ़ेंगे वो आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप जाकर के इसको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और इसका कॉपी सेपरेट बना लीजिएगा बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।